नमस्कार। भारत चीन की सरहद पर जो हालात बने हुए हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। गलवान घाटी में जहाँ से ये फैसला हुआ था कोर कमांडर्स की मीटिंग में कि फ़ौजें वापस जाएंगी, हमारी फ़ौज वापस क्यों आएगी जब हम उसे अपनी जगह कहते हैं, अपना इलाका मानते हैं, समझ में नहीं आया। लेकिन वहाँ पर ये हुआ कि जो चीन का एक टेंट लगा हुआ था जहाँ पहले जो हमारी और चीनी सैनिकों की जो झड़प हुई थी 15 जून को, वो टेंट हटा दिया गया था, हमारी फ़ौजों ने हटाया था, लेकिन वो टेंट अब वापस आ गया है और उससे बड़ा टेंट वापस आया है। ये 22 जून की सैटेलाइट इमेजेस बताती हैं हमें। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख की पेंगोंग झील इलाके और गलवान नदी घाटी में घुसपैठ के बाद अब चीन दौलत बेग ओल्डी इलाके में भी पेट्रोलिंग पॉइंट 10 और 13 के बीच मुश्किलें खड़ी कर रहा है। और इंडिया टुडे टीवी ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि वहाँ चीन भारत की पेट्रोलिंग को रोकना चाहता है। थोड़े से आपको मैं फैक्ट्स बता दूँ। तो इसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स अंग्रेज़ी का अखबार है, इसने अमेरिकी कंपनी मैक्सर टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से जारी सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से बताया है कि गलवान वैली पर चीन का कब्जा बरकरार है। इतना ही नहीं, उस इलाके में अब चीन ने अपनी फ़ौज की तादाद और बढ़ा दी है। और आगे बढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने स्ट्रेटेजिक महत्व के एक और नए इलाके में घुसपैठ कर ली है। डेस्पोंग क्षेत्र में बड़ी तादाद में चीनी फौजी आ गए हैं। उनके पास हेवी व्हीकल्स भी हैं, ट्रक्स वगैरह भी हैं, साथ में फ़ौजी साजो सामान भी है जो बहुत ही स्पेशलाइज्ड है। हिंदू में छपी एक खबर के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट से जुड़े एक रिसर्चर सैटेलाइट से ऐसी तस्वीरें डाउनलोड की गई हैं जिनसे पता चलता है कि 15 जून को जिस जगह टेंट को हटाने के सवाल पर झगड़ा हुआ था, चीनी फौजी ने वहाँ फिर से टेंट लगा दिया है। इस बार उन्होंने कहीं ज़्यादा बड़े साइज़ का टेंट लगाया, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। अब हालात ये हैं कि चीन मांग कर रहा है कि हम अपनी फ़ौजें गलवान वैली से एकदम हटा लें, जबकि हमारा कहना है कि वो हमारा इलाका है। और ये कोर कमांडर को हमारे बताया गया था 6 जून को और 22 जून को। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने बुधवार को कहा, वक्तव्य दिए कि बहुत ज़्यादा गहरे मतभेद है कि एलओसी कहाँ पर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ पर है। और दोनों नदी के साथ साथ चलने की बात करते हैं, लेकिन चीन ने ये कहा है कि भारत अपनी फ़ौज पूरी गलवान घाटी से हटाए, गलवान वैली से हटाए और सिर्फ गलवान एस्ट्यूएरी वहाँ पर अपनी पोस्ट रखे। अब एस्ट्यूएरी जो होती है वो दरअसल वो एस्ट्यूएरी आप ये मान लीजिए कि जैसे नदी का एक मुहाना होता है, मुंह होता है जो समुंदर में जाकर खुलता है, उसको एस्ट्यूएरी बोलते हैं। अब ये एस्ट्यूएरी का मतलब यहाँ पर क्या है, एस्ट्यूएरी इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वहाँ कोई समुंदर नहीं है और वहाँ गलवान नदी भी जैसे जा रही है, इन्होंने एस्ट्यूएरी शब्द का इस्तेमाल किया, यानी एक कोना। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि जो चीन का दावा है वो एकदम बढ़ा चढ़ा कर उसने किया है और उसे माना नहीं जा सकता। अब दौलत बेग ओल्डी का किस्सा सुनिए, ये एक नया फ्रंट खोल रहा है चीन। चीनी फ़ौज ने बॉर्डर को क्रॉस किया है और दौलत बेग गोल्डी के इलाके में आ गए हैं। और दौलत बेग गोल्डी का इलाका जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ दौलत बेग गोल्डी क्या है। दौलत बेग गोल्डी एक हमारी एयर स्ट्रिप है जिस पर हमने हाल ही में एक बहुत भारी ट्रांसपोर्ट प्लेन उतारा था। अमेरिकी जो हमारे हरक्यूलिस प्लेन्स हैं उनमें से एक हमने उतारा था, उससे पहले फाइटर प्लेन भी उतारे थे। दरअसल सन 1962 से ये एयर स्ट्रिप ऐसी थी कि बेकार पड़ी हुई थी और सिर्फ एक हेलीपैड के रूप में काम आती थी। और 62 में इसने कुछ काम किया, बहुत काम आई, लेकिन उसके बाद इसका कोई असली इस्तेमाल नहीं था। 2008 में तब की निकम्मी यूपीए सरकार के दौरान यूपीए सरकार ने चुपचाप इस पर काम करना शुरू किया। मैं जानकर निकम्मी कह रहा हूँ इन्वर्टेड कॉमर्स में। चुपचाप इस पर काम करना शुरू किया और एक प्रॉपर एक असली फ़्लाइट उतारी, ठीक है। उसके बाद इसको अपग्रेड किया, चुपचाप अपग्रेड करते रहे यूपीए सरकार में 2009 से 2013 तक। और फिर 2013 में एक हरक्यूलिस बहुत बड़ा जहाज़ होता है ये, उसको उतारा। तो ये उस हिसाब से दुनिया की सबसे ऊंची काम करने वाली एयर स्ट्रिप बन गई, जिससे इंडिया की जो प्रॉब्लम्स हैं, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम की, फ़ौज को रसद कैसे पहुंचाई जाए, फ़ौजी कैसे पहुंचाया जाए, जिनकी ड्यूटी ख़त्म होगी उनको वापस कैसे लाया जाए, उस सेक्टर में वो एक काम शुरू हो गया, एक रास्ता खुल गया हमारे लिए। इस बार क्या हो रहा है, चीन इसी दौलत बेग ओल्डी की एयर स्ट्रिप पर हमारी फ़ौजों के जाने के रोकने के लिए अंदर आ गया है इस वक्त।
और यह है दौलत बेग ओल्डी की कहानी। तीसरी कहानी एक और शुरू हो गई है, भूटान। पाकिस्तान तो था ही, नेपाल भी शुरू हो गया, चीन से तो चल ही रहा तनाव, अब भूटान से भी शुरू हो गया है। भूटान जो बिल्कुल हमारा बिल्कुल सबसे नज़दीकी दोस्त माना जाता है, और भूटान की अर्थव्यवस्था को चलाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान है। भूटान में जो भारतीय राजदूत होता है वो उसकी अमेरिकन राजदूत जैसी हैसियत है, और किसी देश की एम्बेसी वहाँ नहीं है सिवाय थाईलैंड के और नेपाल के। और ये भूटान ने हश्र देख लिया था तिब्बत का और सिक्किम का भी, कि किस तरह से चीन ने तिब्बत को लील लिया था और किस तरह से सिक्किम भारत में खुद शामिल हो गया था। तो भूटान को अपने वजूद की चिंता थी, तो तब श्रीमती इंदिरा गांधी ने भूटान को यकीन दिलवाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की मेंबरशिप दिलवाने में मदद की, यूएन की मेंबरशिप दिलवाने में, और उसको मान्यता भी दी। इसलिए जब बांग्लादेश बना तो भूटान पहला देश था भारत के बाद जिसने बांग्लादेश की सरकार को मान्यता दे दी, और बांग्लादेश को बांग्लादेश की हैसियत से ही मान्यता दे दी। भूटान से जो फ़्लाइट्स चलती हैं वो सिर्फ थाईलैंड जाती है, नेपाल जाती हैं, कलकत्ता और दिल्ली आती है। तो ले लेकर हम ये नहीं कहेंगे कि भूटान हमारी जेब में था ना, भूटान एक इतना नज़दीकी हमारा रहा है। अब भूटान ने क्या किया है, भूटान से एक नहर आती थी जो हमारे असम के इलाकों में, बक्सा एक इलाका है असम का, वहाँ पर वो पानी देती थी, और जो धान की खेती करने वाले लोग थे वहाँ पर वो वहाँ से पानी लेते थे, और इस सन 53 से चला आ रहा था। लेकिन अचानक से भूटान ने वो पानी बंद कर दिया है। अब इस पानी के बंद होने से जो खेती करने वाले लोग हैं, धान की खेती करने वाले, उनको बहुत दिक्कत महसूस हो रही है। हज़ारों की तादाद में जो किसान हैं, मैं आपको कुछ गांव के नाम बताता हूं। ये तमुलपुर सब डिवीज़न बक्सा की है। वहाँ इसमें जो गांव हैं, बागाजूली, कालीपुर, हाथीरुबा, शांतिपुर, मरियमपुर, पटकीजूली, बेलखूटी, अंगारकट्टा, कावली, दरंगपार, गोईबारी, ये वो गांव है जो इस नहर के पानी पर हमेशा निर्भर रहे हैं चावल की, धान की खेती करने के लिए। अब भूटान के साथ भी अब ये समस्या आनी शुरू हो गई है, और 6000 के करीब ये किसान हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो चीन से समस्या सुलझी नहीं है अभी तक, और चीन की तरफ से जो बयान आए हैं, उनके रक्षा मंत्रालय की तरफ से, उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से, हमारे यहाँ से 24 घंटे हो गए हैं, कोई बयान नहीं गए हैं। चीन ने अपनी फ़ौजी तादाद भी बढ़ा ली है। गलवान वैली में सुनने में आया था, आज एक मैं इंडिया टुडे की रिपोर्ट देख रहा था टीवी पर, कि थोड़ा बहुत एक बेबी स्टेप्स जिसे बोलते हैं, कि कुछ फ़ौजियों को 1 किलोमीटर पीछे भेजा है। लेकिन गलवान वैली पर यह समस्या पहले नहीं थी। चीन की पुरानी स्ट्रेटजी रही है कि जब भी हम गफलत में हों या जहाँ ना हो वहाँ वो आ जाता है, फिर बातचीत शुरू होती है। अगर 3 किलोमीटर आया है तो 2 किलोमीटर पीछे चला जाता है, 1 किलोमीटर अपने पास रख लेता है, और साथ में शर्त लगाता है कि हम वापस जाएँ। प्रधान सेवक ने कहा था कि हमारी ज़मीन में चीन की फ़ौजें नहीं घुसी हैं, और कोई भी इलाका चीन के कब्ज़े में नहीं है। इसे एक तरह से इस ढंग से भी इंटरप्रेट किया गया कि प्रधान सेवक चीन को क्लीन चिट दे रहे हैं, जिसका चीन ने बहुत प्रचार किया था। अब एक तरफ जैसे मैंने कहा पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन, ये तो थे ही, नेपाल भी शुरू हो गया, और भूटान से भी संकेत आने शुरू हो गए हैं। मैं ऐसे ये नहीं कहूँगा कि भूटान ने हमारे खिलाफ बगावत का झंडा खड़ा कर दिया ना, लेकिन हमारा जो पानी आता था, इतने सालों साल से आ रहा था, वो रोक कर एक संकेत ज़रूर दे दिया है। उधर जैसे मैंने जिक्र किया पहले, कुछ देर पहले, पाकिस्तान ने भी अपने पर फड़फड़ाने शुरू कर दिए हैं। उनके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बुधवार को, यानी जो बीता हुआ कल है, भारत को चेतावनी दी है कि किसी भी तरह का कोई हमला करने से पहले या कोई एक्शन लेने से पहले ये वो जान ले कि इस्लामाबाद अपनी पूरी ताकत से भारत को जवाब देगा अगर भारत ने ऐसा कोई कदम उठाया तो। दरअसल शाह महमूद कुरैशी की कोई ज़्यादा हैसियत है नहीं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की भी उतनी हैसियत नहीं है। हैसियत है तो फ़ौज की है, और फ़ौज के भीतर भी आईएसआई फ़ौज के साथ जो डीप स्टेट है, पाकिस्तान को वही चला रही है। तो उनको भी ये मौका अच्छा लग रहा है कि जब चीन की तरफ से दबाव है, जब नेपाल भी आंखें दिखा रहा है, फायरिंग हुई है हमारी सीमा पर, नेपाल भारत सीमा पर, और उसके अलावा जब भूटान से पानी आना बंद हो गया है, तो पाकिस्तान अपनी तरफ से प्रेशर बढ़ा रहा है, और उसके लिए इस्तेमाल किया गया है विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को। आगे कुरैशी ने कहा है, जियो टीवी में वो बोल रहे थे, उन्होंने कहा है
कि भारत ऐसा ही योजना बना रहा है, ऐसा प्लान बना रहा है कि पाकिस्तान पर हमला करे, और वो भी ध्यान हटाने के लिए चीन पर जो हो रहा है उसके साथ। चीन से बहुत बुरी तरह से मतलब बेइज्जती होने के बाद, जिसमें भारत के 20 सिपाही मारे गए, भारत अब ये ध्यान हटाने के लिए वहाँ से पाकिस्तान पर हमला करने की योजना बना रहा है। और कुरैशी ने ये भी कहा, फाइंड एक्सक्यूजेस फॉर अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, कि भारत मौके की तलाश कर रहा है, कोई बहाना ढूंढ रहा है पाकिस्तान पर कुछ ना कुछ करने का। उसके अलावा 2 तीन दिन पहले ही भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखकर भारत ने पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है उसका जो स्टाफ था उसमें 50% की कटौती का फैसला किया था, और अपना जो हमारा हाई कमीशन है वहाँ इस्लामाबाद में, उसमें भी 50% स्टाफ कम करने का फ़ैसला किया था। तो ऐसे हालात में कुछ सियानों का तो मानना है कि इस तरह तनाव बढ़ाना नहीं चाहिए। कोई भी सियाना जनरल एक साथ इतने सारे मोर्चे नहीं खोल देता, पाकिस्तान, चीन, नेपाल और अब भूटान मोर्चा तो नहीं है मैं कहूँगा, लेकिन 3 मोर्चे एक साथ खुल रहे हैं। और ऐसे में कुछ लोग कह रहे हैं कि बेहतर संबंध बनाने चाहिए बजाय इसके कि अपने मसल्स, अपनी ताकत दिखानी चाहिए। देखते हैं हमारे सियाने जिनके पास इस वक्त केंद्र है, सत्ता है, सरकार है, हमारे वो सियाने क्या करते हैं। क्या बेहतरीन से बेहतरीन दिमागों की सलाह मानते हैं या कुछ और करते हैं। नमस्कार।